ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव जो नतीजे आ रहे हैं उसका सीधा प्रसारण। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से समीकरण जो उभर के सामने आ रहे हैं, राष्ट्रपति चुनाव के जो नतीजे हैं उसके क्या मायने हैं, क्या संकेत हैं, क्या संदेश है उसको हम अपने खास मेहमानों के साथ लगातार उसका विश्लेषण कर रहे हैं। और जिस प्रकार से तस्वीर उभर के सामने आ रही है, करीब 10 राज्यों में मतगणना हो चुकी है और संसद में जो वोट पड़े थे, सांसद सदस्यों को जो वोट पड़े थे वो भी लगभग उसकी भी काउंटिंग हो चुकी है। अगर उसकी मैं बात करूं तो लगातार जो बढ़त है अब एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी की, उसमें कहीं कोई ये शक नहीं रह गया है कि वो अगली देश की राष्ट्रपति होंगी। बस ऐलान बाकी रह गया है और बढ़त कितनी होती है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि बढ़त का जो आंकड़ा है वो कितना बढ़ता है ये भी हम इससे देखेंगे। और जो सामाजिक समीकरण है, जो राजनीतिक समीकरण है, उसको भी हम समझने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। पहले 2 राउंड में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू काफ़ी आगे रही हैं, उनकी जीत करीब करीब पक्की मानी जा रही है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। और साथ ही बात करेंगे संतोष कुमार जी से, जो सीनियर कंसल्टिंग एडिटर हैं न्यू इंडिया समाचार के। संतोष जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। प्रदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जीत लगभग तय है, जिस प्रकार के सामने नतीजे आ रहे हैं, 10 राज्यों में अधिक काउंटिंग हो चुकी है, संसद सदस्यों की भी काउंटिंग, मतों की काउंटिंग हो चुकी है, उससे लगभग जीत तय है। लेकिन इस चुनाव के संकेत क्या हैं, मायने क्या हैं, संदेश क्या हैं? नहीं, देखिए मनोज जी, इसका संदेश तो बहुत बड़ा है जी। आजादी के बाद से जिस तरह की सरकारें बनती रही, संवैधानिक पदों पर जिस तरह के लोगों को बिठाया जाता रहा है, मैं उनकी योग्यता पर किसी की सवाल नहीं उठा रहा। जी। सवाल यह है कि समाज का जो ताना बाना है उनमें जिनकी संख्या ज्यादा है, जो वंचित वर्ग, जो शोषित रहा है, जी। जिसको समान अवसर नहीं मिले, वंचित वर्ग, कुलीन वर्ग के लिए ताली बजाने या उसके लिए डोली सजाने का काम हमेशा क्यों करें? वो शीर्ष पद तक क्यों नहीं पहुंच सकते? वो संवैधानिक पद जो हैं उनके सर्वोच्च शिखर पर क्यों नहीं पहुंच सकते? जी। ये संदेश दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने जी। कि वंचित वर्ग के लिए भी रास्ते उतने ही खुले हैं जितने दूसरे लोगों के लिए। जी। और ये हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। आज द्रौपदी मुर्मू अगर जो तय है कि चुनाव जीत रही हैं और 25 तारीख को राष्ट्रपति हो जाएंगी, तो वो किसी की कृपा से नहीं हो रही, वो अपनी मेरिट के बेसिस पर हो रही। जिस तरह का काम किया उन्होंने समाज में, जमीन पर उतर अपने गांव में, जिस तरह की परिस्थितियों से निकली है, जिस तरह के अभाव को उन्होंने झेला है, जिस तरह के कष्ट सहे हैं, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, उसमें से निकलकर राजनीति में आना, किसी महिला के लिए राजनीति में आना किसी भी समाज में थोड़ा मुश्किल काम होता है जी। और वंचित वर्ग की महिला के लिए तो और मुश्किल काम होता है। शिक्षा से निकलकर राजनीति में आना, विधानसभा का सदस्य बनना, मंत्री बनना, फिर राज्यपाल बनना। और मेरा मानना है कि उनके पक्ष में एक जो बहुत बड़ी बात गई होगी, 6 साल राज्यपाल रहने के बाद उन्होंने किसी बड़े शहर में रहना पसंद नहीं किया, वो लौटकर अपने गांव चली गई, गांव में काम करना पसंद किया। ये व्यक्ति के असली चरित्र को दर्शाता है कि वो समाज सेवा केवल दिखावे के लिए करता है या सचमुच अंदर से उसके प्रति निष्ठा है, समर्पण का भाव है। और वो द्रौपदी मुर्मू जी ने ये इस बात को साबित किया कि समाज सेवा उनके रग रग में बसी हुई है और वो उनके लिए ये निष्ठा का सवाल है, ये प्रतिबद्धता का सवाल है, समाज के प्रति समर्पण का सवाल है। तो इसलिए जिनको हम राष्ट्रपति चुन रहे हैं आज, जो 25 को शपथ लेंगी, आप मानकर चलिए कि भारत की राजनीति में ये एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। प्रदीप जी, जो आदिवासियों के बीच में जो इसका संदेश जाएगा, जिस तरह से उनको देखा जाएगा और उनकी जो प्रतिष्ठा है अपने समाज में, उसके कारण जो उसका प्रभाव होगा, तो इसका एक जो है गुणात्मक प्रभाव आपको दिखाई देगा और वो गुणात्मक प्रभाव बहुत बड़े पैमाने पर सकारात्मक रूप में दिखाई देगा। प्रदीप जी, समाज में अच्छे बदलाव का जाहिर तौर पर प्रदीप जी इसका एक सामाजिक संदेश है जिसकी तरफ आपने इशारा किया, जिसके बारे में आपने बताया। लेकिन हर चुनाव का एक राजनीतिक संदेश भी होता है, इसमें से आप कौन सा राजनीतिक संदेश देख रहे हैं?
देखिए, राजनीतिक संदेश ये है कि भारतीय जनता पार्टी को की दिक्कत जो होती थी वो होती थी सामाजिक क्षेत्र। जी। धर्म को लेकर चलती थी तो सांप्रदायिकता का आरोप लगता था। जो सामाजिक न्याय की पार्टियां जो मंडल कमीशन के बाद खास तौर से उससे पहले भी था, भारतीय जनता पार्टी का कोई जातीय आधार नहीं था, सामाजिक समीकरण नहीं था स्थायी। पिछले 8 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको बनाने की कोशिश की है। दलित समाज को जोड़ने की, पिछड़ा वर्ग को जोड़ने की, आदिवासी समाज को जोड़ने की ये बहुत बड़ी कोशिश है। और इसी कोशिश में न केवल द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति बनना, बल्कि जिस तरह से पार्टी ने तय किया है कि आज यानी 21 जुलाई से 25 जुलाई तक देश के 1,30,000 आदिवासी बहुल गांवों में इसका समारोह मनाया जाए। जी। यानी ये एक समारोह का जो है अवसर है कि वंचित वर्ग की एक महिला वहां तक पहुंची है जहां तक पहुंचने के बारे में शायद उस वर्ग के लोग सपना भी नहीं देखते। जाहिर तौर तो पे उसका निश्चित रूप से राजनीतिक फायदा बीजेपी को मिलेगा, इसमें कोई शक जी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप उस जी, वर्ग इसके के जी इसके जो राजनीतिक समीकरण हैं उसको भी मैं समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि विपक्ष की दृष्टि से भी खासा महत्वपूर्ण इसमें बहुत कुछ है चर्चा करने के लिए, समझने के लिए, कई और भी पहलू हैं। लेकिन संतोष जी, राष्ट्रपति चुनाव में अब द्रौपदी जी के जीतने में कोई संदेह नहीं लगता, जिस तरह की तस्वीर उभर के सामने आ रही है। जाहिर तौर पे एक आदिवासी महिला 75 साल का आज़ादी का अमृत महोत्सव और राष्ट्रपति के पद पे वो पहुंच रही हैं। उम्मीद है सबकी, क्योंकि जिस वर्ग से वो आती हैं वो वंचित वर्ग है, तमाम संघर्ष उस वर्ग में लोग करते हैं, तमाम तरह की चुनौतियां हैं, सुविधाओं का अभाव है। हमारे देश में आज भी आदिवासी जो वर्ग है वो तमाम चुनौतियों से जूझता है। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे है, ठीक है राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी जी को उम्मीदवार एनडीए ने बनाया, लेकिन अगर मैं मोदी सरकार, केंद्र सरकार की बात करूं, इस सरकार की बात करूं, तो आदिवासियों के कल्याण के लिए क्या ईमानदारी से क्या योजनाएं चलाई गई, क्या उनका कल्याण अब तक हुआ? देखिए मनोज जी, अगर इस सरकार की सोच को आप देखेंगे तो एक कहते हैं महिला सशक्तिकरण, नारी का विकास, लेकिन इस सरकार ने अपनी जो सोच बनाई उसमें शुरू से उन्होंने कहा कि नारी शक्ति के नेतृत्व में विकास, यानी लीडरशिप हम नारी शक्ति को देंगे। और जो आप समाज के वर्ग की बात कर रहे हैं, 2014 के बाद खास तौर से एक बदलाव जो देखने को मिला जी। आप अगर पहले की चीज़ों को याद करें तो कहा जाता था देश के संसाधनों पर एक खास वर्ग का हक है, ऐसा एक संदेश दिया गया था। लेकिन 2014 में जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जो एक नया शब्द जोड़ा पिछले साल प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से, तो किसी भी राष्ट्र के विकास में जन जन का एक योगदान होता है और सभी जन को जोड़ करके कैसे आप एक सबको मुख्य धारा में ला करके जोड़ सकते हैं, ये उसका एक प्रतिबिंब है। मैं अगर कहूँगा कि आपने जो कहा कि ये चुनाव मेरे विचार से भी ये अब औपचारिकता भर रह गई है। द्रौपदी मुर्मू जी का जीतना बिल्कुल तय है और ये जीतना उस दिन ही तय हो गया था जिस दिन उनको एनडीए ने अपना कैंडिडेट बनाया था। जिस तरीके से समर्थन मिला अक्रॉस पार्टी लाइन, बाकी लोगों ने भी जिस तरीके से समर्थन किया, और आज जो देश के जन जन में जो एक उत्साह आप देख रहे हैं, खासतौर से आदिवासी इलाकों की तस्वीर आप देखिए, मतलब आपको एक बदलाव की तस्वीर अपने आप दिखेगी कि एक मतलब एक सामाजिक क्रांतिकारी परिवर्तन है। तो आप द्रौपदी मुर्मू का चयन, राष्ट्रपति पद पे बैठा हुआ व्यक्ति की एक लिमिटेशंस होती है, लेकिन वो हेड ऑफ द नेशन होता है और एक नए भारत का प्रतिबिंब हम जो कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये किस साल हो रहा है? जिस साल हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जिसको अमृत महोत्सव नाम दिया गया है। और इस अमृत महोत्सव से अमृत काल की एक यात्रा शुरू की गई है, जिसमें शताब्दी वर्ष में एक आत्मनिर्भर भारत, नए भारत की बात हो रही है। तो पहली बार सुदूर वन क्षेत्र से, जंगल से रायसीना हिल का सफर अपने आप में एक बड़ी कहानी बताती है कि ये जो सफर है इसमें आदिवासी जो है उसके सामने तमाम तरह की चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां पिछले 5-6 साल की मैं नहीं कह रहा हूं, पिछले 75 सालों में तमाम तरह की चुनौतियां हैं। सरकारों ने अपनी तरफ से आदिवासियों को सुख सुविधा देने की कोशिश की, लेकिन जितनी मिलनी चाहिए थी वो अभी भी नहीं मिल पाई हैं। रोजगार की समस्या है, वन क्षेत्रों के जो अधिकार हैं उसका एक बड़ा मुद्दा है। सरकार ने उस दिशा में कुछ किया? देखिए, निश्चित तौर से अगर आप 2013-14 से अगर कंपैरिजन तुलना करें
2013-14 में अगर जो ट्राइबल मिनिस्ट्री की हम बात करें, सबसे पहली बात कि ट्राइबल मिनिस्ट्री की जो अलग से डिपार्टमेंट बना वो अटल जी के समय बना। 99 में पहली बार ट्राइबल अफेयर्स की एक मिनिस्ट्री बनाई गई। आप सोच समझ सकते हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी की सोच के बारे में बात कर रहा हूं कि वो सिर्फ कथनी में नहीं, उसको अपने कृत्य में उतारने की जो कोशिश है उसका आपको प्रमाण 1999 से ही दिख रहा है, जब वाजपेयी सरकार थी। उन्होंने मंत्रालय बनाया। अगर आप मोदी सरकार की बात करेंगे तो एक आंकड़ा मेरे पास है, 2014-15 में 3,850 करोड़ रुपए का बजट दिया, आवंटन था। अब इस समय लगभग ये दोगुने से भी अधिक है, 8,407 करोड़। अब जो आप बता रहे थे कि आदिवासी कल्याण के लिए क्या किया गया, मोदी सरकार में खासतौर से जो मैंने महसूस किया है, और वो आंकड़े हैं, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ वैसे बोल रहा हूं, आप सिलसिलेवार ढंग से कैसे आदिवासी लोगों को मुख्य धारा में लाना है, जिनको कभी नियति के भरोसे छोड़ दिया गया था कि आप वहीं छोड़ दीजिए उनको, वो जंगल में रहते हैं, वहीं अपना सब कुछ करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल संतोष जी, मुख्य धारा में लाना है। और मैं समझता हूं, रामनारायण जी आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं इस बात को कि ये जो चुनाव हुआ है, जो तस्वीर उभर के सामने आई है, बात ठीक है कि पहले से बढ़त थी एनडीए को, और ये साफ तौर पर था कि एनडीए उम्मीदवार जीत जाएंगे आसानी से, लेकिन आप इसके क्या सियासी सामाजिक संदेशों को देखते हैं? देखिए, मोदी सरकार ने अपने दोनों कार्यकाल में, पहला कार्यकाल दूसरे कार्यकाल, दोनों में बड़े सामाजिक संदेश दिए हैं। सरकार की योजनाएं देखिए, सरकार के फैसले देखिए, सरकार के द्वारा किए गए वादों को अमल में लाना देखिए। आप देखेंगे मोदी सरकार ने सबसे पहले गरीब कल्याण कार्यक्रम चलाए, गरीब तबके को आगे लाने के कार्यक्रम किए। उन्होंने पहले संवैधानिक पद पर एक दलित चेहरे को राष्ट्रपति बनाया। पहले रामनाथ कोविंद 2017 में एक संदेश दिया कि जो दबा कुचला वर्ग महसूस करता है उससे सशक्तिकरण हो रहा, उसको लगता है हमारा नेतृत्व है, हम देश का नेतृत्व कर सकते हैं, वो क्षमता है। अब दूसरा मौका आया तो उन्होंने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति, पहला आदिवासी महिला को, और किस क्षेत्र की महिला को, जो बिल्कुल किसी आप कहिए उसको क्रीमी लेयर वाली महिला नहीं, सुदूर गांव से रहने वाली महिला, एक संघर्ष से निकली महिला, उसको उन्होंने आगे लाने का काम किया, जिससे कि एक संदेश जाए, देश की आधी आबादी महिला में तो जाए। सामाजिक संदेश ही बहुत बड़ा है कि ये सरकार उन लोगों के प्रति समर्पित है जो लोग अपने आप को वंचित, दीनहीन समझते हैं। और सबका साथ सबका विकास का नारा देना है तो उस पर अमल भी करना है, वादा करना तो उस पर पक्का इरादा भी दिखाना है। मोदी सरकार ने इन सब चीज़ों को अपने कार्यकाल में सफलतापूर्वक न केवल लागू किया है, बल्कि एक संदेश ही पूरी दुनिया को दिया है कि भारत जो है वो, जिसकी दुनिया की सबसे दूसरी आबादी है, वहाँ पर जो वंचित तबके, दलित, आदिवासी महिलाएं, वो अब तेजी से आगे बढ़ रही हैं। तो एक बड़ा संदेश इस पूरे इस फैसले में उनका दिखाई देता है। जी, जाहिर तौर पर सामाजिक समरसता की दृष्टि से प्रदीप जी एक बड़ा संदेश है इसमें। लेकिन अगर विपक्ष की मैं बात करूं, आपसे समझना चाहूं कि जो विपक्ष की रणनीति इस पूरे उसमें रही, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष की रणनीति अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसी। जब भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, ये सबको पता होता है कि जो सत्तारूढ़ दल है उसके पास बहुमत होता है, उसको उम्मीदवार जीत जाएगा। 1969 एक जो है एबरेशन था, उसके अलावा हमेशा जो सत्तारूढ़ दल है उसका उम्मीदवार जीतता है जी। तो विपक्ष उसके बावजूद उम्मीदवार खड़ा करता है। किस लिए? इसलिए कि जनतंत्र में एक प्रतीकात्मक लड़ाई का भी महत्व होता है जी। और ये प्रतीकात्मक लड़ाई लड़ी जाती है अपनी वैचारिक स्थिति को दर्शाने के लिए कि हम इस विचारधारा का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं और सत्तारूढ़ दल इस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। अब विपक्ष ने जो उम्मीदवार खड़ा किया राष्ट्रपति पद के लिए, वो सज्जन भारतीय जनता पार्टी के रिजेक्टेड नेता। ऐसे व्यक्ति को लेकर आप कौन सी वैचारिक लड़ाई लड़ सकते हैं या कौन सी वैचारिक प्रतिबद्धता का संदेश देना चाहते हैं? जिस तरह से नाम की घोषणा होने के बाद द्रौपदी मुर्मू के ममता बनर्जी ने जो बयान दिया, वो एक तरह का नो कॉन्फिडेंस था उस उम्मीदवार के प्रति जिसका उन्होंने समर्थन किया था, जिसका नाम पेश किया था, यशवंत सिन्हा। उन्होंने कहा कि अगर हमको बीजेपी ने पहले बताया होता कि वो द्रौपदी मुर्मू जी को उम्मीदवार बनाने जा रही तो मैं भी समर्थन करती। अब इससे बड़ा समर्थन, मतलब इससे बड़ी साइकोलॉजिकल विक्ट्री जो है वो सरकार की क्या हो सकती है कि जो उसकी धुर विरोधी पार्टी है, उम्मीदवार के उसके चयन को इतना बड़ा समर्थन दे जी। तो इससे पता चलता है कि विपक्ष के पास कोई रणनीति नहीं।
विपक्ष के पास कोई व्यक्ति नहीं था, ऐसा व्यक्ति जो कम से कम प्रतीकात्मक लड़ाई में उनके उनके स्टैंड को, या जो दिन रात वो गाली देते हैं, आलोचना करते हैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की, उसके विरोध का प्रतीक जी। तो ये मेरा मानना है कि इस चुनाव के जरिए, बल्कि दोनों, अभी हम लोग राष्ट्रपति चुनाव की बात कर रहे हैं, वहीं तक सीमित रखूंगा जी। इस चुनाव के जरिए, उम्मीदवार के चयन के जरिए विपक्ष ने अपने अंदर बिखराव का रास्ता खोल दिया। आप देखिए, जिन 17-18 पार्टियों ने तय किया था नाम विपक्षी उम्मीदवार का, उनमें से कई पार्टियां समर्थन में आ गई द्रौपदी मुर्मू के। जी। ये विपक्ष की एकता के लिए ये प्रयास हुआ था और आखिर में बना विपक्ष के बिखराव का कारण। तो विपक्ष में जो बिखराव दिखा इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान राष्ट्रपति पद के, उससे पता चलता है कि विपक्षी एकता कितने कमजोर आधार पर टिकी हुई। क्या प्रदीप जी मैं एक बात ये समझना चाहता हूं कि विपक्ष ने जब उम्मीदवार बनाया यशवंत सिन्हा जी को, या यशवंत सिन्हा जी जब चुनाव प्रचार अपना कर रहे थे, वक्तव्य दे रहे थे, तो उसमें कई मुद्दे गिना रहे थे कि मैं चुनाव क्यों लड़ रहा हूं। विपक्ष, जो संयुक्त विपक्ष है, उसने भी कहा कि हम क्यों अपना उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं राष्ट्रपति पद के चुनाव में, इसका भी जिक्र विपक्ष ने किया। बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से द्रौपदी जी का नाम आना, क्या उनका आदिवासी होना विपक्ष के मुद्दों पे भारी पड़ गया? क्या यह मास्टर स्ट्रोक था? भारी पड़ गया जी। देखिए, ऐसा है कि द्रौपदी मुर्मू का नाम आने के बाद पूरे विपक्ष में किसी के पास उनके खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं था। आमतौर पर होता है कि विपक्ष जो है, सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवार के खिलाफ बोलने के लिए विपक्ष के पास बहुत कुछ होता है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ एक शब्द कहीं से नहीं आया। एक गैर जिम्मेदाराना बयान जो है तेजस्वी यादव का आया, उसके अलावा किसी ने कोई टिप्पणी इस तरह की नहीं की जी। सबको मालूम था कि ये जो उम्मीदवार का चयन एनडीए ने, बीजेपी ने किया है, ये पूरी तरह से मेरिट के आधार पर किया है जी। और इसका दूरगामी असर होगा समाज पर भी, राजनीति पर और देश की छवि पर भी। हम पूरी दुनिया से कह सकते हैं कि भाई, आप बात करते हैं एम्पावरमेंट की, दलितों, वंचितों, आदिवासियों की, हम करके दिखा रहे हैं। हम सर्वोच्च पद जो है हमारे जो गणतंत्र का, वो हम एक वंचित वर्ग की महिला को दे रहे हैं। जी प्रदीप जी। इसलिए भारत को किसी के सामने जो है वो डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, उनकी उम्मीदवारी का बहुत बड़ा संदेश जाएगा जो आदिवासी इलाकों में ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन का अभियान चलाया जा रहा है। द्रौपदी मुर्मू उस अभियान के खिलाफ लगातार काम करती रही है। ये एक संदेश है उन ईसाई मिशनरियों को, इंटरनेशनल जो पावर्स हैं, जो ये बदलाव, जो ये डेमोग्राफी में चेंज कराना चाहते हैं, उनके लिए कि हम इसकी सजग हैं और हम अपने लोगों को साथ रखना जानते हैं। जी, जाहिर तौर पे। लेकिन अगर संतोष जी, मैं आपसे एक चीज समझने की कोशिश करूं कि अगर विपक्ष की रणनीति को हम देखें या चुनाव प्रबंधन को देखें और बीजेपी के चुनाव प्रबंधन को देखें, तो इसमें भी जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। बीजेपी ने जहां पूरे तैयारी के साथ चुनाव को लड़ा, अपनी उम्मीदवारी के साथ तमाम उनके सारे नेता गठबंधन खड़े रहे, यही नहीं कि बीजेपी ने और ज़्यादा समर्थन कैसे जुटाया जाए इसके लिए लगातार प्रयास किया। वहीं संयुक्त विपक्ष भी एकजुट नहीं रह पाया। प्रबंधन की दृष्टि से दोनों के आप पहलुओं को कैसे देखते हैं, वो चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो? देखिए, जैसे प्रदीप जी ने कहा विपक्ष को लेकर के, विपक्ष का वाकई एक विपक्ष अपने ही जाल में फंस गया और एक बिखराव वाली जो कहानी वो बता रहे हैं प्रदीप जी, वो बिल्कुल मैं उनसे सहमत हूँ। सत्ता पक्ष की जहाँ तक बात है, तो आपने देखा, मैं अगर इसको आज़ादी के आंदोलन से जोड़ूं, आज़ादी के समय आपको याद होगा कि चाहे वो नमक हो, चाहे वो चरखा हो, एक प्रतीकों के जरिए कैसे आप जन जन को जोड़ लेते हैं, एक ऐसी ऊर्जा भर देते हैं देश के अंदर कि एक ऐसा माहौल बन जाता है जो आज़ादी के आंदोलन में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर बना था। नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली है या भाजपा की जो अभी की कार्यशैली है, आप उसमें देखेंगे तो इसका एक बड़ा महत्व है। एक प्रतीक के तौर पर आदिवासी महिला को प्रतिनिधित्व देना और उसके लिए पूरे देश भर में जो उनका एक सिस्टम बनाया, आप देश के हर राज्यों में जाकर के इनकी एक टीम गई, लोगों को प्रशिक्षित करना कि कैसे वोट डालना है, किस पार्टी से मिलना है, कैंडिडेट के साथ, मतलब द्रौपदी मुर्मू जी के साथ जो है पार्टी का एक व्यक्ति हर जगह जाना, मतलब एक
बहुत ही जो पार्टी की इस समय जो बीजेपी की जो स्ट्रेटजी रहती है, हर चीज़ को बिल्कुल कहते हैं उसको कि सिस्टमेटिक ढंग से करना, ये बीजेपी की स्ट्रेटजी का हमेशा से हिस्सा रहा है और उसी को बीजेपी ने आगे बढ़ाया है। और यही कारण है, आप देखेंगे जिस दिन कैंडिडेट की घोषणा की गई, प्रधानमंत्री ने खुद आगे बढ़ के नवीन पटनायक से बात की, उनका तुरंत समर्थन मिला। तो इसमें इन लोगों ने, जबकि जानते थे सत्ताधारी, प्रदीप जी ने भी कहा कि सत्ताधारी पार्टी जो अमूमन चुनाव में जीतती ही है, उसके बावजूद इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। हर जगह जहां वो बात कर सकते थे उन्होंने बात की। सत्ताधारी पार्टी होने का जो एक अहम होता है, अहंकार होता है, वो नहीं दिखाया। लेकिन विपक्ष ने, जैसा अभी उन्होंने बताया कि ममता बनर्जी ने खुद मान लिया कि अगर पहले कहा जाता तो, पहले का क्या हो गया, फिर आप नॉमिनेशन प्रोसेस होता है, फिर स्क्रूटनी होती है, विड्रॉल भी होता है, आप विड्रॉ कर जाते अगर आपको ऐसा लगता था तो। लेकिन विपक्ष ने ऐसा नहीं किया। विपक्ष सब कुछ समझते हुए भी विपक्ष ने अपने आप को आगे बढ़ा लिया और उसका बिखराव, उसकी चीजें आज दिख रही हैं। दूसरा, यशवंत सिन्हा के आप बयान को देखेंगे, यशवंत सिन्हा जी ने जो बयान दिए लगातार कि मैं राष्ट्रपति बनूंगा तो मैं रबड़ स्टैंप नहीं रहूंगा, मैं आऊंगा तो ये कर दूंगा। मतलब आप पहले से ही, आप अगर उस पद पे जा रहे हैं, आप शुरुआत से ही कह रहे हैं मैं जाके सरकार को ऐसे ऐसे कर दूंगा, सरकार से टकराव की बात वो शुरू से कहने लगे, कैंपेन में ही कहने लगे। ये राष्ट्रपति पद की गरिमा नहीं है। तो निश्चित तौर से भाजपा और विपक्ष की रणनीति में अगर बात करेंगे तो जमीन आसमान का अंतर है। जी रामनारायण जी, अगर बात राजनीति से परे एक सामाजिक स्तर पे की जाए तो जिस तरह से चुनाव का प्रबंधन किया गया, एक तरह से कहा जा रहा है बीजेपी खुलकर अब जो आदिवासी को उम्मीदवार बनाया और जिस तरह के नतीजे सामने आए हैं तो पूरे देश में जश्न मना रही है। राजनीतिक दृष्टि से आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि हम कहते हैं कि हमारा जो राष्ट्रपति का पद है, जो राष्ट्रपति हैं, वो राजनीति से परे हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये सही बात है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति राजनीति से परे होते हैं, लेकिन इसका एक सामाजिक संदेश होता है। सामाजिक संदेश देने वाला एक राजनीतिक दल होता है और उस राजनीतिक दल का नेतृत्व होता है। भाजपा ने एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है आदिवासी वर्ग को, महिला वर्ग को, कि हम उनके सशक्तिकरण के लिए कितना आगे बढ़ रहे हैं, कितना कर सकते हैं। तो इसका सीधा राजनीतिक लाभ तो मिलेगा ही, क्योंकि देश में आदिवासी वर्ग के लिए 47 लोकसभा की सीटें आरक्षित हैं, 487 विधानसभा की सीटें आरक्षित हैं। इसके अलावा 10 करोड़ की आबादी वाला जो आदिवासी समुदाय है वो कई सीटों पर प्रभाव रखता है। तो राजनीतिक दृष्टि से वहाँ पर एक संदेश जाएगा जिसका लाभ राजनीतिक रूप से भाजपा को मिलेगा, वो उठाने की कोशिश भी करेगी। लेकिन इतना ही नहीं है, देश की आधी आबादी भी इससे जुड़ी हुई महिला के नाते, तो वो भी हमने देखा है पिछले चुनाव में भाजपा को कई जगह महिलाओं का बड़ा समर्थन मिला है। तो ये उसमें और बढ़ोतरी होगी, क्योंकि आप उस समुदाय को, चाहे वो गरीब हो, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, महिला हो, ये वो समुदाय माने जाते हैं जो अभी भी अपने अधिकारों से वंचित हैं, अपने न्याय की मांग कर रहे हैं, उनको सशक्तिकरण करते हैं, उनको आगे लाते हैं, उनको आप नेतृत्व की भूमिका में रखते हैं। तो उससे सामाजिक संदेश, राजनीतिक संदेश दोनों ही बड़े तेजी से आगे जाते हैं। जी, लेकिन उसको आदिवासी हमने उम्मीदवार बनाया, उसको जितवाया और उसको जश्न मनाना, इसे किस दृष्टि से देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, एक दबा कुचला वर्ग होता है, उसको जश्न मनाने मौके नहीं मिलते। हम देखते हैं पिछले सैकड़ों हजारों साल के इतिहास में क्यों बातें आई सामने इस तरह की, क्यों उनको न तो अधिकार मिले और ना ही उनको करने का मौका मिला है और ना ही उनको खुश होने का जश्न में मौका मिला है। हमने देखा है जब एक खास दल बसपा उत्तर प्रदेश सत्ता में आई थी तो एक वर्ग में संदेश गया था, जश्न मनाया गया था। जब आदिवासी वर्ग का राष्ट्रपति पहली बार बन रहा है तो उसके वर्ग में जो उत्साह है वो सामने तो आएगा ही। और जब भाजपा ने उसको दी तो भाजपा सामने लेके आएगी उसको, भाजपा उनको उत्साह को आगे ला रही। भाजपा कोई उसमें क्रिएशन नहीं कर रही, बल्कि उस वर्ग की आकांक्षा अपेक्षाएं दबी थी उनको उभार रही है। उनको भी लगे कि हमारा उत्थान हो रहा है, हम भी इस देश की मुख्य धारा में हैं, हम केवल वोट बैंक नहीं हैं, हम निर्णायक भूमिका में भी हैं, हम देश के नेतृत्व की भूमिका में भी हैं। तो वही एक जश्न का मौका है और वो मनाया जाना चाहिए उसमें। जी प्रदीप जी, बात अगर उत्तर प्रदेश की मैं करूं तो उत्तर प्रदेश में भी एकजुटता विपक्ष में नहीं रह पाई, गठबंधन बिखर गया और समाजवादी पार्टी के भीतर से भी वोट द्रौपदी जी को समर्थन में पड़ गए। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बात केवल कांग्रेस या संयुक्त विपक्ष की नहीं है, जो क्षेत्रीय दल हैं उनमें भी टूटन हुई है। बिल्कुल, देखिए मनोज जी, बात यह है ना कि द्रौपदी मुर्मू उम्मीदवार हैं, उनका विरोध का आधार क्या? वो उनका विरोध का जैसे ही आप विरोध करते हैं आप आदिवासी विरोधी नजर आते हैं। आदिवासियों का विरोध आप क्यों करेंगे? उससे आपको राजनीतिक फायदा क्या होने वाला है? इतने बड़े वर्ग का वो प्रतिनिधित्व करती हैं। देश में 10 करोड़ 24 लाख आदिवासी समाज के लोग,
उनके 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 बारे में जो लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जो कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय की राजनीति करते हैं, वो अगर ऐसे उम्मीदवार का विरोध करते हैं तो इसका मतलब आपका कमिटमेंट उस सामाजिक न्याय की राजनीति के प्रति सच्चा नहीं है। वो केवल दिखावटी है, दिखाने के लिए है। आप बताइए कि अखिलेश यादव का यशवंत सिन्हा से क्या लगाव, क्या संबंध हो सकता था? वो अपने वोटर को या अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को क्या मैसेज दे रहे थे? और यही यशवंत सिन्हा हैं जिन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को कहा था कि मुलायम सिंह यादव आईएसआई के एजेंट है। उसके बावजूद आप समर्थन कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ता को क्या संदेश दे रहे हैं? तो इस तरह से जो है कोई वैलिड रीजन नहीं था विपक्ष के पास, वो चाहे उत्तर प्रदेश का हो या किसी और प्रदेश का, कि वो क्यों विरोध कर रहे हैं। जी संतोष जी, अगर देखा जाए दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी की बात करूं तो उसकी भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहा है कि समर्थन देने में यशवंत सिन्हा जी को देरी की। इसके पीछे वजह क्या देखते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी को जो मैंने देखा है, आम आदमी पार्टी ने शुरुआत में कहा कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं और हम जो भी करेंगे हम लोगों से बात करके करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी बहुत ही एक जो क्षेत्रीय पार्टी का अस्तित्व होता है कि एक व्यक्ति के आसपास घिरी हुई पार्टी है वो, और निर्णय प्रक्रिया जो है एक जगह सिमटा हुआ है। तो इसलिए अगर हम कहें कि उन्होंने जो निर्णय लेने में देरी ली तो वो निश्चित तौर से एक जो विरोध वाली भूमिका, जो विपक्ष वाली भूमिका है, वहीं तक सीमित रहा है। इसीलिए मुझे लगता है आम आदमी पार्टी में जो निर्णय की बात है वो इस तरीके से आई है। जी, विपक्ष की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, जो आम आदमी पार्टी की बात या समाजवादी पार्टी की बात मैं रामनाथ जी इसलिए समझना चाह रहा हूं कि अगर विपक्षी एकजुटता की बात होती है तो ये एक मौका था, 24 से पहले एक मौका था जहां विपक्ष एकजुट होकर संदेश दे सकता था। लेकिन संयुक्त विपक्ष जिसमें कुछ दल हैं वो भी एक नहीं रह पाए। झारखंड में सरकार में साथ हैं, लेकिन सरकार का जो प्रमुख दल है वो समर्थन में चला गया एनडीए के। देखिए, सरकार ने जिस तरह का उम्मीदवार खड़ा किया वो एक वजह रही कि विपक्ष अपनी एकता को एकजुट नहीं रख पाया। एक तो आदिवासी उम्मीदवार, महिला उम्मीदवार होने की वजह से हर दल की राजनीतिक मजबूरी हो गई थी, क्योंकि हर दल अपने वोट बैंक को, अपने जनाधार को कमज़ोर नहीं करना चाहता। इसलिए उसको द्रौपदी मुर्मू का सीधा विरोध कर पाना संभव नहीं हो पा रहा। खासकर वो दल, जैसे जो आपने जेएमएम की बात की, उसकी आदिवासी राजनीति है तो वो कैसे विरोध करे। बहुत सारे राज्य यहाँ से प्रतिनिधित्व करती है खुद ही मुर्मू, तो वहाँ की मजबूरी होती है। इसके अलावा वो दल जो कांग्रेस के खिलाफ लगातार राज्यों में लड़ रहे हैं वो कैसे मजबूर करें। तो विपक्षी एकता देखने में अच्छी लगती है, लेकिन ग्राउंड पर, ज़मीन पर वो एकता नहीं है। वहाँ पे उनमें काफ़ी बिखराव है, नेतृत्व को लेकर संकट है, विवाद है, और वह यहाँ भी उभर के सामने आए। और ये अभी एक चुनाव नहीं, आगे भी इस तरह की चीज़ें सामने उभर के आएंगी। विपक्षी एकता सिर्फ कहने के लिए, लेकिन ज़मीन पर नहीं है। जी प्रदीप जी, आपने पश्चिम बंगाल की बात की। पश्चिम बंगाल की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पहले यशवंत सिन्हा जी का उन्होंने समर्थन किया और खुल के वो आगे भी थी ममता बनर्जी और उनका दल। लेकिन जिस तरह से उनके स्वर कुछ बदले, उसे आप कैसे देखते हैं भविष्य की राजनीति के लिहाज से? क्योंकि जो क्षेत्रीय दल हैं और जो संयुक्त विपक्ष की बात मैं कर रहा हूं, उसमें जिस तरह का बिखराव दिख रहा है, वो आगे का क्या संकेत दे रहा है? आगे का संकेत, मुझे देखिए, केवल वो पीछे नहीं हटी, उनको एक तो एहसास हो गया कि उन्होंने गलत कदम उठा लिया। तो न केवल जो औपचारिक रूप से जिस बैठक में घोषणा होनी थी यशवंत सिन्हा के नाम की, उस बैठक में नहीं गए। उसके बाद उन्होंने यशवंत सिन्हा को मना कर दिया कि वो पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के लिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो आदिवासी समाज है उसका 80% संथाल समाज से आता है, जिससे द्रौपदी मुर्मू आती है। उनको मालूम था कि द्रौपदी मुर्मू के विरोध का मतलब क्या हो, एक बात। दूसरा, मुझे जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, खासतौर से आज की जो ताजा खबर है कि उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में टीएमसी जो है एब्सटेन करेगी। इसका मतलब है एक मॉडल है केंद्र राज्य संबंध का नवीन पटनायक का, कि समान दूरी सभी पार्टियों से रखो और केंद्र सरकार से झगड़ा मत करो, अपने प्रदेश के विकास के लिए काम करो। उस रास्ते पर जगन मोहन रेड्डी भी चल रहे हैं, उस रास्ते पर चलते हुए एमके स्टालिन भी नजर आ रहे हैं। अब धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस क्लब की नई एंट्रेंट जो है, नई सदस्य ममता बनर्जी बन सकती है। बनेगी कि नहीं आगे पता चलेगा, लेकिन वो उसी दिशा में चल रही हैं या चलती हुई दिखाई दे रही। जी संतोष जी, अगर बात मुद्दों की जाए, मैं आदिवासी मुद्दों की ही बात करता हूं। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव का पद हो गया,
लेकिन जो जमीन पे बदलाव है, जो आम आदिवासी है, उसके जीवन में इससे क्या बदलाव आएगा? देखिए क्या संदेश जाएगा उसके? निश्चित तौर से मैंने जो पहले बताया आपको कि राजनीति में जो प्रतीकों की वाली बात जो मैं कर रहा हूँ, बीजेपी ने जब इस बार प्राइम मिनिस्टर में कैंडिडेट को लेकर के चर्चा हुई, तो अमूमन बाहर आपने देखा होगा चर्चा हो रही थी कि अगर नॉर्थ का राष्ट्रपति होगा तो साउथ का उपराष्ट्रपति होगा, साउथ का राष्ट्रपति होगा तो नॉर्थ का उपराष्ट्रपति होगा। उन्होंने कहा नॉर्थ साउथ की बात नहीं है, ईस्ट से कोई राष्ट्रपति अभी तक बना नहीं है, हम ईस्टर्न इंडिया से बनाएंगे। पूर्वी भारत की बात उन्होंने की, एक नई थ्योरी लेकर के सामने आए। तो ये जो स्ट्रोक है, और उसमें भी उम्मीदवार ऐसा अपने आप में एक ऐसा फैक्टर जो अभी रामनारायण जी भी बता रहे थे कि ऐसा उम्मीदवार कि आपके पास कोई काट ही नहीं है, आप कोई चुनौती खड़ी कर ही नहीं सकते। आदिवासी विकास की जो बात आप जो पूछना चाह रहे हैं, बताया भी रामनारायण जी ने कि 10 करोड़ से ऊपर की आबादी है, लगभग 8.6% आबादी है। अगर आप संविधान के आर्टिकल को देखें आप 342 को, तो लगभग 700 से अधिक ट्राइबल्स उसमें नोटिफाइड हैं। लेकिन आज़ादी के इतने लंबे समय तक क्यों नहीं ध्यान दिया गया? अभी मैं अगर आंकड़े बताऊं आपको, जो मैंने बजट का आपको बताया कि बजट दोगुना हुआ, सरकार ने कैसे उनके विकास, उनके विरासत और संस्कृति के संरक्षण के लिए जो आदिवासी मुद्दों में एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया। जैसे आदिवासी संग्रहालय, 10 आदिवासी संग्रहालय इस देश में इस वक्त आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में बन रहे हैं। अभी आपने देखा भगवान बिरसा मुंडा को लेकर के जनजातीय गौरव दिवस मनाना शुरू किया। तो वो उसका मकसद क्या है कि जो भी सांस्कृतिक और जो उनके संघर्ष की जो कहानी है, जिस अपने अस्तित्व के लिए या अपनी चीज़ों के लिए जो लड़ाई उन्होंने लड़ी, उसको बाहर लाना। जो देश का इतिहास था, जन इतिहास से कैसे लोग प्रेरणा ले सके। यानी मैं कहूँ कि सरकार ने इस वक्त इतिहास का भी लोकतांत्रिकरण किया। जो हम इतिहास में पहले पढ़ते थे कुछ चुनिंदे लोगों के बारे में, लेकिन उस चीज़ को अब बदला गया, वो पैटर्न बदला गया। अब जो अनसंग हीरोज, आप जैसे देखिए आप पद्म पुरस्कारों में कैसे नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में इस तरीके से द्रौपदी मुर्मू जी का आना, जो बिल्कुल राज्यपाल से रिटायर होने के बाद वो अपने गाँव चली गई थी, तो जो उनकी सिंप्लिसिटी। फिर आप जो आदिवासी कल्याण की मैं बात करूं, जो सिलसिलेवार ढंग से कैसे जो शिक्षा का अभाव था उसको कैसे दूर किया उन्होंने। तो जो एकलव्य मॉडल स्कूल है, अगर आप पुराने आंकड़ों को देखें तो बिल्कुल ना के बराबर। तो अभी एक जो सरकार ने स्ट्रेटजी बनाई, अभी पिछले नवंबर में ही प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर की बात है, 50 नए एकलव्य मॉडल स्कूल की आधारशिला रखी है। एक स्ट्रेटजी बनाई उन्होंने कि 2026 तक जहां जिन आदिवासी इलाकों में 50% से अधिक ट्राइबल पॉपुलेशन है, वहां पे एकलव्य मॉडल स्कूल, रेसिडेंशियल स्कूल बनाया जाएगा। और ऐसे देश में लगभग 740 बनने हैं। तो आप ये देखिए कि कैसे आगे बढ़ रहा है। देश में पहली बार 10 आदिवासी शोध संस्थान तैयार किए गए। संतोष जी, अगले राउंड की जानकारी के लिए, where the ballot papers of the next 10 states alphabetically were counted, the results of counting is as follows. The states covered are Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha and Punjab. In this round, the total valid votes were 1,333. The total value of valid votes is 165,664. Shrimati Draupadi Ji Murmu got 812 votes of the value of 94,478. 812 votes with a value of 94,478. And Shri Yashwant Sinha got 521 votes of the value of 71,186. 71,186. So up to this round, the cumulative total is total valid votes 3219, total value of valid votes 838,839, of which Shrimati Murmu gets 2161 votes of the value of 577,777, and Shri Sinha gets 1058 votes of value of 261,062.
1058 votes with a value of 261,062। इसी को हिंदी में बता दे रहा हूं मैं कि तीसरे चरण की काउंटिंग में हमने इंक्लूड किया था कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा और पंजाब। इस चरण में जो टोटल वैलिड वोट्स हैं उनकी संख्या है 1333 और इनकी टोटल वैल्यू ऑफ वैलिड वोट्स है 1,65,664। इसमें मुर्मू जी को मिले हैं 812 वोट जिनकी वैल्यू है 94,478 और श्री सिन्हा को मिले हैं 521 वोट जिनकी वैल्यू है 71,186। इस तरह से अब तक का जो कुल टोटल बनता है 3,219 वैलिड वोट्स जिनकी वैल्यू है 8,38,839। श्रीमती मुर्मू जी को मिले हैं इसमें 2,161 वोट जिनकी वैल्यू है 5,77,777 और सिन्हा जी को मिले हैं 1,058 वोट जिनकी वैल्यू है 2,61,062। एक बात तो द्रौपदी मुर्मू has crossed 50% mark, sir. You can calculate yourself. I'll come back to you after this. तो ये राष्ट्रपति चुनाव 2022 के निर्वाचन अधिकारी पीसी मोदी जी थे जो जानकारी दे रहे थे कि तीसरे राउंड में क्या स्थिति है। जाहिर तौर पे तीसरे राउंड के बाद द्रौपदी मुर्मू जी जो एनडीए की उम्मीदवार हैं उनकी बढ़त और बढ़ गई है। एक प्रकार से लगभग आधे से अधिक वोट उन्होंने प्राप्त कर लिए हैं। संतोष जी, जो आंकड़ों भर के सामने आए इसमें अब कोई संदेह नहीं है, सिर्फ ऐलान होना बाकी रह गया है। नतीजे सामने आएंगे तो राज्यपाल इसका वो भी करेंगे, विश्लेषण भी करेंगे। लेकिन जहाँ तक हम काम की बात कर रहे थे कि ठीक है राष्ट्रपति पद पे अब आदिवासी समाज से महिला उसको सुशोभित करेंगी पद को, लेकिन जो जमीन पे स्थिति है, ग्राउंड पे स्थिति है, क्योंकि समस्या नक्सलवाद की भी है, नक्सलवाद को भी आदिवासी से जोड़ दिया जाता था, धर्मांतरण की समस्या भी है जिसकी ओर प्रदीप जी इशारा कर रहे थे। इन सबको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इन सारी समस्याओं का एक ही जो कह सकते हैं कि इलाज है या जो भी है, विकास से जोड़ना और उनको एक विकास की धारा में लेके आना, उनको नए अवसर देना। पहले क्या था कि अगर अवसर नहीं मिलेगा तो फिर वो एक जो धारा है उससे अलग हो जाएंगे, विमुख हो जाएंगे और उसमें फिर वो जो नक्सल वाली बात आप कर रहे हैं या धर्मांतरण जो लालच दे करके या कुछ चीज़ें दे करके अगर आपकी पूर्ति होगी तो फिर आप उस लालच में या जो एक नक्सलवाद की आप बात कर रहे हैं उस दिशा में नहीं जाएगा। तो इस सरकार की जो सोच रही है, जो मैंने शुरू से देखा है कि आप सिलसिलेवार तरीके से वे जो आज़ादी के 70 साल 75 साल तक जो चीज़ें मान ली गई थी कि इस समस्या का स्थायी समाधान हो ही नहीं सकता, जिसको बिल्कुल नियति के भरोसे या भाग्य के भरोसे छोड़ दिया गया था, उसको भी उन्होंने सोचा और एक परमानेंट सॉल्यूशंस की ओर आगे कदम बढ़ाया। जो मैं आपको बता रहा था कि कैसे शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको एक आधार देंगे, एकलव्य मॉडल स्कूल की जो हम बात कर रहे थे अभी कि देश के 740 उसमें बनेंगे, अभी 2026 तक का उन्होंने टारगेट रखा है और इस बजट में भी आपने देखा हो कि आम बजट में जो है इसकी घोषणा की गई थी। उसके बाद जहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है ट्राइबल्स की और वहाँ पे डे बोर्डिंग चाहते हैं तो वहाँ डे बोर्डिंग के लिए भी एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं। वो रेसिडेंशियल के अलावा भी डे बोर्डिंग की फैसिलिटी दी जा रही है। आदिवासी इलाकों में जो आदिवासी पर जितने काम हुए हैं और आदिवासी का जो इतिहास है उसको सामने लाने के लिए 10 देश के अंदर 2014 के बाद शोध संस्थान, रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको हम बोलते हैं, तो ये एक तरीके से काम हो रहा है। उसके बाद मैं अगर एक आंकड़े और जैसे अगर मैं कहूँ कि जैसे छात्रवृत्ति है, देश के अंदर हर साल अभी पैंडेमिक के समय भी 30 लाख से अधिक छात्रों को 2500 करोड़ की छात्रवृत्ति दी गई। 1000 छात्रों का चयन करके उनको IIT, IIM, एम्स जैसे शीर्ष संस्थानों में भेजने के लिए उसके लिए अलग से एक छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है। आदि महोत्सव जो मनाया जाता है आपने देखा होगा, पीएम ने खुद कई आदिवासी कारीगरों द्वारा बनाए गए वस्त्रों को खरीदा। जो ट्राइफेड जो एक ई प्लेटफॉर्म है उसमें आज जो है आप देखेंगे तो लगभग 1 लाख से अधिक उत्पाद उस पर मौजूद है जो ट्राइबल्स बनाते हैं।
उनको वो अमेजन, फ्लिपकार्ट सबसे उसको जोड़ दिया गया है। और सरकार का वो ट्राइफेड एक प्लेटफॉर्म जो बनाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ जो आदिवासी उत्पाद हैं उनको जोड़ने के लिए एमएसपी को लेकर अलग से व्यवस्था की गई है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने जो आप कह रहे हैं ग्राउंड पे नहीं दिखता है, बिल्कुल ग्राउंड पे वो सारी चीजें हैं। और अब जिस तरीके से मुर्मू जी का आना अपने आप में, अगर हेड ऑफ द नेशन, आप उत्साह देखिए आज। मैं यही बात समझना चाह रहा हूं। मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, अच्छी बात है, एक बड़ी उपलब्धि देश के लिए है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में ये और बड़ी उपलब्धि हो जाती है। सामाजिक दृष्टि से एक अच्छा संकेत है। राजनीतिक दृष्टि से बीजेपी एनडीए ने अपनी एक उपलब्धि हासिल की है, एक बढ़त बनाई है विपक्ष के ऊपर, विपक्ष बिखर गया, ये सारे समीकरण हैं। लेकिन आज इस देश का आम आदिवासी वो उम्मीद कर रहा है कि जमीन पे जो सरकारें बात करती हैं, चाहे वो राज्य सरकारें हों चाहे केंद्र सरकार हो, उसे ईमानदारी से लाभ मिलेगा, उसके सपने पूरे होंगे, उसको गौरव और उसका बढ़ेगा। मैं उस चीज को समझना निश्चित तौर से मनोज जी, आप देखिए, मैंने कहा ना, अगर आप उस सुदूर जंगल क्षेत्र से रायसीना हिल पर एक ऐसी आदिवासी महिला, जो अभी रामनारायण जी बता रहे थे कुछ देर पहले, पहली आदिवासी महिला, और उस उड़ीसा के सुदूर क्षेत्र से आने वाली जो महिला है, और जब वो वहां पहुंच रही है, रायसीना हिल पे पहुंच रही हैं, राष्ट्र के प्रधान के तौर पे जब वो बैठेंगी, तो ये एक ऐसा प्रतीक है जो लोगों को जोड़ेगा। मैंने कहा ना, किसी भी आंदोलन में या किसी भी योजना में जब जन जन जुड़ता है तो उसकी मिसाल ही अलग हो जाती है, उस कार्यक्रम की और या उसकी सोच की गति ही अलग हो जाती है। तो एक भरोसा पैदा हुआ है कि ये जो सरकार कदम उठा रही है तो सिर्फ कथनी नहीं है जी। आप आज़ादी के 70, आप मुझे ये बताइए कि एकलव्य मॉडल स्कूल आज क्यों खुल रहे हैं? 2026 तक का टारगेट क्यों है? 70 साल से क्यों नहीं रहा टारगेट बनाया गया उस चीज को? क्योंकि आपने छोड़ दिया था कि ये जंगल में रहते हैं और वहां विकास नहीं पहुंच सकता। लेकिन आज अगर पहुंच रहा है, आप उनको जोड़ रहे हैं, तो अपने आप में वो दिखाता है कि सरकार एक दीर्घकालिक सोच के साथ, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के साथ आगे कदम बढ़ा रही है जी। मैं छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाकों में कई बार गया हूं, मैंने जाके देखा है, बहुत दूर दूर छोटे छोटे घर होते हैं जहां लाइट्स नहीं पहुंच सकती। एक बार मैंने एक अधिकारी से पूछा कि भाई आप जो लाइट्स का जो सिस्टम है, तो वो आप कुछ जगहों पे जैसे नहीं पहुंचा हुआ था, तो उनका कहना था कि भाई चूंकि वो वन क्षेत्र होता है, परमिशन नहीं मिलता है, तो हम वो नहीं कर सकते। तो मैंने कहा, जब आप इधर के इलाकों में, शहरी इलाकों में जमीन के अंदर आप लाइन डाल करके बिजली पहुंचा सकते हैं, तो उन इलाकों में क्यों नहीं कर सकते? आपको वो भी करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस समय सोच का जो फर्क बता रहा हूं मैं आपको, आज ये जो आप देखेंगे कि सिलसिलेवार ढंग से एक एक चीजों पे फोकस करते हुए चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है। और एक भरोसा, सबसे पहली चीज होती है भरोसा पैदा करना। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की जो मैं बात कर रहा हूं, इन्होंने एक भरोसा पैदा किया है उस समाज के अंदर। और द्रौपदी मुर्मू जी का आना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हेड ऑफ द नेशन की जो मैं बार बार बात कर रहा हूं कि उस पद पे आप लाना, सुशोभित करना उनको उस पद पे, ये एक ऐसा मैसेज है कि लोगों को जोड़ेगा। और जो जन जन की बात मैं कर रहा हूं ना, कि जन जन का उत्साह दिख रहा है, एक्चुअल में ये सिर्फ आप आदिवासी राष्ट्रपति नहीं कह सकते। आप आज जो उत्साह दिख रहा है, आज जो लोगों में, मैं वहां की रायरंगपुर की जो तस्वीरें देख रहा था, मतलब एक अजीब सा, मतलब उसमें कहते हैं खुशी, और आप उसको मतलब एक अद्भुत, मतलब उसको शब्दों में कहा नहीं जा सकता, उस एहसास को शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता जिस तरीके से वहां पे चीजें दिख रही थी। और अभी भी आप देखिए, चुनाव के परिणाम अभी क्लियर नहीं आए हैं, लेकिन सबको भरोसा है। भरोसा क्यों है? क्योंकि किसने कैंडिडेट बनाया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये एक तस्वीर है, जो आंकड़े हैं जो ये दर्शाते हैं कि किस तरह से जो उम्मीदवारी द्रौपदी मुर्मू जी की हुई और उसने विपक्ष में जो बिखराव पैदा किया, वो एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो रहा है एनडीए का, बीजेपी के रणनीतिकारों का। लेकिन अगर हम भविष्य की बात करें, क्या भविष्य में इससे सबक लेकर विपक्ष एकजुट हो पाएगा? क्या विपक्ष की जो रणनीति है वो क्लियर हो पाएगी? मुद्दों पर एक हो पाएगा विपक्ष? क्योंकि मुद्दों को कह के ही विपक्ष ने अपना उम्मीदवार खड़ा करा। देखिए मनोज जी, मेरा ये मानना है कि इस समय जो विपक्ष है, उनकी अपनी कोई स्पेसिफिक विचारधारा नहीं है। अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति को आप देखेंगे, तो उसमें एक सोच है कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। आप बताइए कि 2022 तक
एक नए भारत की नींव की बात हो रही थी। अब 2022 के ओकेजन को आपने अमृत महोत्सव का नाम दिया, फिर एक 25 साल का एक ऐसा टारगेट आपने तय कर दिया कि इस समय हम यात्रा शुरू करेंगे। आज की हमारी विकास यात्रा कल के भारत की विरासत बनेगी। एक उसको विरासत बनाने के लिए आपको मेहनत करना होगा। ऐसा नहीं कि आज आपने सोचा और कल वो विरासत अपने आप बन जाएगी। तो विरासत अगर बनाना है तो आपको उसके लिए जुटना पड़ेगा और हर स्कीम्स को देखेंगे, हर कामकाज को अगर आप देखें मनोज जी, तो कैसे पीपल्स पार्टिसिपेशन की जो बात होती है, जन भागीदारी की बात होती है। आज अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को आप देखें, देश में 50,000 से अधिक कार्यक्रम हो चुके हैं और मतलब हर चीज में। संतोष जी, अधिक जानकारी के लिए मैं आपको सीधे लिए चलता हूं अपनी सहयोगी कृति मिश्रा जी के पास। कृति जी, क्या जानकारी है आपके पास? जी हाँ, देखिए मनोज जी, अभी जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उन्होंने आपको पूरी ब्रीफिंग दी है कि कैसे थर्ड राउंड के बाद किस तरह से जो कैलकुलेशंस आए हैं या फिर वोट आए हैं। लेकिन जो अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग कह रही है कि 68% वोट्स जो हैं वो एनडीए नॉमिनी द्रौपदी मुर्मू को जा चुके हैं। अब वो कैलकुलेशन कैसे हुआ, आइए समझाते हैं हम अपने दर्शकों को। जो पहले 2 राउंड्स थे, उसके बाद जो थर्ड राउंड है, पहला राउंड पार्लियामेंटेरियंस का था, उसके बाद दूसरा राउंड 10 स्टेट्स का था और उसके बाद जो अगले 10 स्टेट्स हैं उनके फिगर्स और उनके वैल्यू क्या हैं। देखिए, कर्नाटका 131 फॉर ईच वोट, मध्य प्रदेश कर्नाटका इज 131, केरला इज 152, मध्य प्रदेश इज 131, महाराष्ट्र इज 175, मणिपुर इज 18, मेघालय इज 17, मिजोरम इज 8, नागालैंड इज 9 एंड ओडिशा is 149 and Punjab, which was the last state that has been counted till now, is 11. Punjab we are looking at 116. So when we calculate the entire thing, and as you know, the formula for calculating the presidential poll of 2022, the value of each MP is 700, and of course of the states it is determined on the basis of the population. Right now the calculation says that the NDA nominee has crossed 68% of votes. That means that India is all set to get the first ट्राइबल वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बैक टू द स्टूडियो नाउ। जी कृति, ये समझना मैं चाहता हूं कि जिस तरह से आप बता रही हैं कि 68% वोट हासिल कर लिए हैं तीसरे राउंड तक, ये तस्वीर क्या दिखा रहा है? क्योंकि विपक्षी जो उम्मीदवार हैं उनको क्या उम्मीद से भी कम वोट मिल रहे हैं? जी हाँ, देखिए अभी मनोज जी, ये कहना अभी जल्दी होगा क्योंकि आप जानते हैं कि जो इसकी प्रक्रिया है वो सीक्रेट बैलेट की होती है। तो किसने किधर कितने वोट दिए हैं, ये ऑफ कोर्स ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अगर स्टेट स्पेसिफिक हम आंकड़े देखें कि कितने लेजिस्लेटर्स हैं, उनकी वैल्यू के हिसाब से कितने एनडीए नॉमिनी को मिले और कितने ऑपोजिशन के नॉमिनी को मिले, तो अभी स्टेट वाइज हमारे पास ब्रेकअप नहीं है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें नजर आ रही हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि क्रॉस वोटिंग कई प्रदेशों से हुई है और आगे अब जैसे जैसे इसके एनालिसिस आएगा, जैसे जैसे हमारे पास आंकड़े आएंगे कि कौन कौन से स्टेट से कितने परसेंटेज ऑफ वोट्स पोल किस कैंडिडेट को हुए, उसके बाद हम एनालिसिस कर सकते हैं कि कितनी क्रॉस वोटिंग हुई है। लेकिन हाँ, ये कहना इस जंक्चर पर गलत नहीं होगा कि हाँ, कई प्रदेशों से क्रॉस वोटिंग हुई है। मनोज जी, बिल्कुल कृति जी, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। जाहिर तौर पर 68% वोट हासिल अब तक द्रौपदी मुर्मू जी कर चुकी हैं, एनडीए की उम्मीदवार, बीजेपी की उम्मीदवार, और साफ तौर पर एक बढ़त उनको मिल चुकी है, बड़ी जीत की ओर वो बढ़ रही हैं। जाहिर तौर पर पिछले राष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए उम्मीदवार को, बीजेपी के उम्मीदवार को उस समय करीब 65% के आसपास वोट मिले थे, और ये आंकड़ा अगर 70% को क्रॉस कर जाए तो हैरानी की बात नहीं है। संतोष जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए सनसेट टीवी पर, देखते रहिए। नमस्कार।